प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतपाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की उनके जीवन परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जन चेतना के गायक और क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के सिमरिया जिला बेगूसराय में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात उन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात उन्होंने बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार एवं प्रचार विभाग के उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य किया। वे राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी रहे। सन 1974 ईस्वी में इस काव्य मनीषी का देहांत हो गया। यह उनका जीवन परिचय था। अब उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के बारे में हम जानेंगे। अपने राष्ट्रीय भाव से जनमानस की चेतना को नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कवि दिनकर छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। उन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। दिनकर जी की काव्यात्मक प्रतिभा ने उन्हें अपार लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने सौंदर्य प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य रचना की, किंतु उनकी राष्ट्रीय भाव पर आधारित कविताओं ने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। दिनकर को क्रांतिकारी कवि के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली। उन्होंने रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में अपनी जिस प्रतिभा का परिचय दिया वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम आज जानेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम भाव पक्ष की विशेषताएं देखेंगे। दिनकर की कविता को छायावाद के समूह से मुक्त किया तथा उसमें राष्ट्रवादी और प्रगतिशील विचारों को स्थान दिया। उनके काव्य की भावपक्ष विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है राष्ट्रीयता का स्वर। दिनकर से पूर्व जो कविताएं लिखी गई थी वो छायावादी प्रभाव से पूरी तरह से युक्त थी। प्रकृति, प्रेम, व्यक्तिगत सुख दुख जैसी बहुत सारी विशेषताएं उन कविताओं में थी। लेकिन दिनकर ने छायावादोत्तर काल में अपने आप को राष्ट्र को समर्पित करते हुए रचनाएं लिखी। दिनकर जी राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। दिनकर जी का मत था कि राष्ट्रीयता हमारा सबसे बड़ा और महान धर्म है तथा पराधीनता हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इनकी कृतियाँ त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण है। हिमालय का आह्वान करते हुए कवि का स्वर इस प्रकार गूंजता है। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर नीच विराट स्वर में निनाद, हुंकार भरे तू शैल राट, फट जाए कुआं भागे प्रमाद। यानी अपनी कविताओं से ही ओज जागृत होता है, ओज की सृष्टि होती है। यानी उनका एक एक शब्द, एक एक वर्ण ओज को प्रवाहित करने वाला साबित होता है। रामधारी सिंह दिनकर ने भारत के कण कण को जगाने का प्रयास किया है। हिमालय को जगाने के माध्यम से भारतीयों को जगाने का यह प्रयास कितना प्रभावपूर्ण बन पड़ा है देखते हैं। ओ मौन तपस्या लीन यदि पल भर कर तू दृग्नोन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पद स्वदेश। यानी स्वदेश को जागृत करने के लिए, हिमालय को स्वदेश की तड़पन को दूर करने के लिए, उसकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए वो हिमालय के समान सोए हुए देशवासियों को जागृत करने का आह्वान कर रहे हैं। दूसरी उनके काव्य की विशेषता जो है वो है प्रगतिवाद। छायावाद के बाद का सबसे सबल साहित्यिक आंदोलन प्रगतिवाद है। दिनकर जी के काव्य में इसी प्रगतिवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। उन्होंने उजड़ते हुए खलिहानों, जर्जर काय कृषकों और शोषित मजदूरों के मार्मिक चित्र अंकित किए हैं। वर्तमान युग की दयनीय दशा पर कवि ने तीव्र आक्रोश प्रकट करते हुए क्रांति का शंखनाद किया है। सूखी रोटी खाएगा जब कृषक खेत में धरकर हल, तब दूंगी मैं तृप्ति उसे बनकर लोटे का गंगा जल। दिनकर जी की हिमालय, तांडव, बोधिसत्व, कस्मे देवाय, पाटलिपुत्र की गंगा आदि रचनाएं प्रगतिवादी विचारधारा पर ही आधारित हैं।
अगली जो विशेषता है वो है प्रेम और सौंदर्य। कवि ने स्वीकार किया है राष्ट्रीय चेतना उनके भीतर ही से नहीं जन्मी, वरन परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। सच तो यह है कि दिनकर जी सुकुमार कल्पनाओं के कवि हैं। कोमलता और सुकुमारता से उनकी कोई काव्य भूमि अछूती नहीं है। उनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ रसवंती की कविताएं प्रेम और सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। उनका उर्वशी काव्य तो प्रेम और श्रृंगार का खजाना है। चौथी जो विशेषता है वो है रस निरूपण। दिनकर को प्राय वीर रस का कवि माना जाता रहा है। वास्तव में ओज के क्षेत्र में दिनकर जी ने महानतम कार्य किया है, किंतु उनके काव्य में श्रृंगार और करुण रस को भी उतना ही महत्व प्राप्त हुआ है। तो ये उनके भाव पक्ष की विशेषता थी। अब हम उनकी कला पक्ष की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो विशेषता है वो है परिष्कृत खड़ी बोली। दिनकर जी भाषा के मर्मज्ञ हैं। उनकी भाषा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है। उनकी भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। वो बोलचाल की भाषा से थोड़ी अलग है, परिष्कृत है। छायावादी कवियों के समान उनकी भाषा कोहरे में डूबी हुई नहीं है, वरन पूरी तरह स्पष्ट है। उसमें भाव को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। उसमें चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता और मनोहारिता विद्यमान है। अगली कला पक्षी विशेषता है अलंकार योजना। दिनकर जी के काव्य में अलंकार बाहर से थोपे हुए नहीं हैं। अनुभूति को स्वाकार रूप देने के लिए वे बिना किसी प्रयास से प्रयुक्त हुए हैं। उन्होंने मुख्य रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकारों के प्रयोग किए हैं। उपमा रूपक का एक नया रूप इन पंक्तियों में प्रस्तुत है। लदी हुई कलियों से मानक टहनी एक नरम सी, यौवन की वनिता सी भूली गुमसुम खड़ी शर्म सी। कली को इस सुंदर स्त्री की उपमा उन्होंने इन पंक्तियों में दी है। अगली विशेषता है छंद योजना। दिनकर के काव्य में विविध प्रकार के छंदों का सुंदर समायोजन हुआ है। प्रारंभ में उन्होंने मुक्त छंद को स्वीकार नहीं किया, किंतु समय के साथ साथ उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया और वे छंद बंधन से मुक्त कविता में ही वास्तविक काव्य वंदना करने लगे। तो ये उनकी भाव पक्षी और कला पक्षी विशेषताएं थी जो हमने पढ़ी हैं। अब हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान है। रामधारी से दिनकर की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। हिंदी काव्य जगत में क्रांति, ओज और प्रेम के सृजक के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है। विशेष रूप से राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में उनका विशेष स्थान है। उनकी भाषा में ओज और भाव में क्रांति की ज्वाला है। अतीत के चित्रों को अपनी भावना के अनुरूप अलंकृत करने की दृष्टि से कोई भी उनकी समता नहीं कर पाया। वे भारतीय संस्कृति के रक्षक, क्रांतिकारी चिंतक, अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाले अमर कवि और भारतीय जनजीवन के निर्भीक शंखनाद थे। उम्मीद है उनके जीवन परिचय और भाव पक्षी और कला पक्षी विशेषताओं को जानकर आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।